लास्ट टाइम में अपन नर जनन ग्रंथि पे चर्चा कर रहे थे और नर जनन ग्रंथि के अंदर शायद आपने आर्किडेक्टोमी लास्ट में नोट कर लिया था। आर्किडेक्टोमी उसके बाद में और उससे पहले की जो चर्चा चल रही थी अपन पढ़ रहे थे नर जनन ग्रंथि, जिसको अपन कहते हैं वृषण के नाम से। वृषण के अंदर एक आपने कोशिका लिखी थी जिसका नाम था अंतराली कोशिका। अंतराली कोशिका को लीडिंग कोशिका भी कहते हैं। अंतराली को कहते हैं लीडिंग कोशिका, अंतराली, और अंतराली को ही दूसरा नाम दिया जाता है लीडिंग कोशिका। आपने जहां पे लिखा था कि वृषण के अंदर अंतराली कोशिका पाई जाती है, इसी अंतराली कोशिका को लीडिंग सेल के नाम से भी जानते हैं। लीडिंग कोशिका पाई जाती है। अंतराली कोशिका से नर हार्मोन निकलता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, और इस टेस्टोस्टेरोन छोड़ने का काम ये कोशिका भी करती है। इसको कहते हैं लीडिंग कोशिका, लीडिंग कोशिका के नाम से जानते हैं। फिर आपने नोट किया था कि जो नर के वृषण है उसमें शुक्राणु बनने के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, जबकि शरीर का इंटरनल टेम्परेचर काफी हाई होता है, इसलिए वृषण शरीर से बाहर पाए जाते हैं। फिर इसके जस्ट बाद में अपन आगे नोट करते हैं, लिखा था कि वृषण का जो बाहरी आवरण होता है उस वृषण के बाहरी आवरण को स्क्रोटम के नाम से जानते हैं, और ये स्क्रोटम सेकेंड थर्मोस्टेट होता है। ऐसा भी नोट किया था, द्वितीयक ताप नियंत्रक यंत्र के रूप में काम करता है, उसको अपन सेकेंड थर्मोस्टेट के नाम से भी जानते हैं। तो आपने लिखा था कि वृषण का जो बाहरी आवरण होता है उसको कहते हैं स्क्रोटम, और इस बाहरी आवरण स्क्रोटम के माध्यम से इसका ताप नियंत्रित होता है। वृषण का ताप नियंत्रित होता है, इसलिए इसको थर्मोस्टेट सेकेंड कहते हैं। थर्मो स्टेट सेकंड के नाम से भी जानते हैं। ये कुछ चीजें आपने नोट की थी। एक लास्ट में नोट किया था कि जो नर के अंदर वृषण है उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनते हैं। खूब सारे ऐसे पशु है जिसमें किशोरावस्था और परिपक्वता से पहले उनके वृषणों को काट के हटा देते हैं। उस प्रक्रिया को कहते हैं आर्किडेक्टोमी। आर्किडेक्टोमी, आर्किडेक्टोमी के नाम से जानते हैं। और ये आर्किडेक्टोमी अलग अलग पशुओं में की जाती है। अगर ये प्रक्रिया बैल में होती है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं स्टीयर। अगर ये प्रक्रिया मुर्गे में होती है तो इसको कहते हैं कैपोन्स, कैपोन्स के नाम से जानते हैं। और यही प्रक्रिया अगर हॉर्स में होती है तो इस प्रक्रिया को गेल्डिंग के नाम से जानते हैं, गेल्डिंग के नाम से जानते हैं। ये कुछ चीजें थी जो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। आगे इसके बाद में जस्ट टॉपिक रहता है कि शुक्राणु की संरचना क्या होती है, नर में जनन के अंदर कौन कौन सी ग्रंथियां हेल्प करती है, तो इन चीजों के बारे में अपन पढ़ते हैं। अगला पॉइंट रहता है जस्ट शुक्राणु की संरचना। नर के अंदर मुख्य जनन संरचना होती है शुक्राणु, या इसको कहते हैं अपन स्पर्म। इस शुक्राणु का निर्माण करने वाली जो कोशिका है उस कोशिका का नाम है जर्म या फिर स्पर्मेटोसाइट कोशिका। शुक्राणु, शुक्राणु का निर्माण जिस कोशिका से होता है उस कोशिका का नाम है स्पर्मेटोसाइट कोशिका। स्पर्मेटोसाइट कोशिका जिससे शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु निर्माण की जो प्रक्रिया है वो 3 स्टेप में चलती है, जिसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है उसको कहते हैं वृद्धि प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था। दूसरी अवस्था का नाम है गुणन प्रावस्था, और तीसरे का नाम है परिपक्वन प्रावस्था। इन 3 प्रावस्थाओं के अंदर एक शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु निर्माण में 3 स्टेप चलते हैं, जिसमें वृद्धि, गुणन और परिपक्वन 3 अवस्थाएं चलती है। मादाओं के अंदर अंडाणु निर्माण, नर में शुक्राणु निर्माण, दोनों में सेम अवस्थाएं चलती है। शुक्राणु का निर्माण करने वाली जो पहली कोशिका है उसका नाम है स्पर्मेटोसाइट कोशिका। उसी टाइप में मादाओं के अंदर मादा, और मादा में बनता है अंडाणु। मादा में अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु का निर्माण करने के लिए जो मुख्य कोशिका पाई जाती है मादा में, अंडाणु का निर्माण जिस कोशिका से होता है उस कोशिका का नाम है oogonia कोशिका। नर में शुक्राणु का निर्माण जिस कोशिका से होता है उसका नाम है स्पर्मेटोसाइट कोशिका। इतनी सारी डस्ट आ गई है। हाँ हाँ, कोई नहीं कोई नहीं, अभी और बंद करोगे? अब सही है, ये भी करवा दें।
हैं? वो प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं। तुम लोग कहाँ हो? हाँ, बहुत ज्यादा है प्राकृतिक चीजें। हाँ छोड़ो, अभी छोड़ो। मादाओं के अंदर अंडाणु निर्माण में जो मुख्य कोशिका, उसका नाम है ऊगोनिया कोशिका। और ये ऊगोनिया कोशिका से जब अंडाणु का निर्माण होता है, इसमें भी 3 स्टेप चलते हैं। पहला होता है ग्रोथ फेज, दूसरा होता है मल्टीप्लीकेशन या इसको कहते हैं गुणन प्रावस्था, और तीसरी होती है परिपक्वन प्रावस्था। अरे छोड़ो, ये होता रहेगा। इन 3 स्टेप से आगे जाकर के मादाओं के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है और नर के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। अब परीक्षा में पूछने वाला एक प्रश्न क्या है, परीक्षा में अभी सीईटी जो 12th प्लस एग्जाम हुआ था, 12th प्लस मतलब ग्रेजुएशन वालों के लिए, एक प्रश्न आता है कि अगर एक शुक्राणु है जिसके अंदर स्पर्मेटोसाइट की संख्या अगर 4 है, तो उससे बनने वाली शुक्राणुओं की संख्या कितनी होगी? तो एक शुक्राणु की जो मुख्य कोशिका है उससे बनती है टोटल 4 कोशिका। तो 4 अगर कोशिका है तो उससे बनने वाली शुक्राणुओं की संख्या 16 होगी। मादाओं के अंदर थोड़ा सा मामला अलग चलता है। मादाओं के अंदर अगर ऊगोनिया कोशिका, मुख्य कोशिका अगर 1 है, तो लास्ट में अंडाणु की संख्या भी सिर्फ 1 होगी। जबकि नर के अंदर स्पर्मेटोसाइट की कोशिका 1 है तो शुक्राणु बनते हैं, अगर स्पर्मेटो कोशिका 4 है तो शुक्राणु बनते हैं 16। एक कोशिका से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है, लेकिन मादाओं के अंदर एक कोशिका से आगे एक अंडाणु का ही निर्माण होता है। नर के अंदर शुक्राणु बनने वाली मुख्य कोशिका का नाम है स्पर्मेटोसाइट और मादाओं के अंदर मुख्य कोशिका का नाम है ऊगोनिया के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट अपन शुक्राणु की संरचना से संबंधित पॉइंट देखते हैं। शुक्राणु, शुक्राणु की संरचना के अंदर सबसे ऊपर जो टॉप पार्ट होता है उसको अपन शुक्राणु का शीर्ष भाग कहते हैं। बीच में मध्य भाग रहता है और मध्य भाग के बाद में इसको गति करवाने के लिए, इसको सक्रियता देने के लिए शुक्राणु के पीछे पूंछ पाई जाती है। मादाओं के अंदर अंडाणु गति नहीं करता है, गति करने का काम शुक्राणु करता है। और शुक्राणु में जो ये टॉप ऊपर का भाग है, इस भाग को कहते हैं शीर्ष भाग, जिसमें पाए जाते हैं गुणसूत्र। ये अंदर की तरफ गुणसूत्र पड़े, तो ये ऊपर का भाग इसको कहते हैं शीर्ष भाग के नाम से जानते हैं। और इसमें पाई जाती है गुणसूत्र। एक शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23। अपने शरीर के अंदर एक कोशिका में 46 गुणसूत्र है, लेकिन कोशिका जब शुक्राणु का निर्माण करती है तब उसमें गुणसूत्र हो जाती है 23। और इस संरचना को कहते हैं अगुणित संरचना। डबल नहीं है, अगुणित है, इसलिए इसको हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जिसमें गुणसूत्र पूरी संख्या से थोड़े से आधे हो जाते हैं। तो ये गुणसूत्र, बीच का जो भाग है इस भाग को कहते हैं ग्रीवा भाग, ग्रीवा भाग के नाम से जानते हैं। ये जो कंप्लीट भाग है इस भाग को कहते हैं मध्य भाग। और इस मध्य भाग के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ये बीच का मध्य भाग, इसमें पाई जाती है अंदर की तरफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये मध्य भाग है और इस मध्य भाग के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना इसमें पाई जाती है। ये जो पीछे का भाग है इसको अपन पूंछ भाग के नाम से जानते हैं। अब परीक्षा में पूछने लायक प्रश्न क्या बनते हैं? एक तो प्रश्न आता है शुक्राणु कैसी संरचना है? अगुणित है, जिसमें गुणसूत्र टोटल कोशिका से आधे हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट, प्रश्न आता है कि शुक्राणु के अंदर पूंछ का निर्माण कौन सा अंग करता है? तो कोशिका में एक अंग होता है जिसका नाम है तारक काय। ये तारक काय इसमें पूंछ का निर्माण करता है। ऊपर की तरफ जो शीर्ष भाग है ये शुक्राणु संभोग के दौरान मादा के अंडाणु के पास पहुंचता है, तो अंडाणु शुक्राणु दोनों आपस में संयोजित होते हैं। उस संरचना को अपन कहते हैं निषेचन। और जब निषेचन होता है तो अंडाणु के बाहर की तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण होता है, और अंडाणु के बाहर की तरफ जो कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण है, मान लो यहां पे शुक्राणु पहुंच गया और ये जो शुक्राणु है वो अंडाणु को अभी तक भेद नहीं पा रहा है, तो इस शुक्राणु के आगे के भाग पर, ये जो शुक्राणु का आगे का भाग है, इस शुक्राणु के आगे के भाग से कुछ केमिकल छोड़े जाते हैं। मतलब इस भाग से, यहां से कुछ केमिकल छोड़े जाते हैं। और ये जो आगे का भाग है इस भाग को कहते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम, इस एक्रोसोम से एक केमिकल निकलता है स्पर्म लाइसिन।
स्पर्म लाइसिन एक केमिकल है जो अंडाणु की भित्तियों को धीरे धीरे तोड़ता है, और अंडाणु की भित्तियां जब टूट जाती है तब शुक्राणु इसमें प्रवेश कर जाता है। अंडाणु शुक्राणु दोनों आपस में जब फर्टिलाइज होते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन। निषेचन, प्रश्न आता है निषेचन के समय शुक्राणु के शीर्ष भाग से कौन सा रसायन निकलता है? तो इस रसायन का नाम है स्पर्म लाइसिन। स्पर्म लाइसिन को बनाने का काम एक्रोसोम करता है। अब यहां से प्रश्न और पूछा जाता है, इस एक्रोसोम का निर्माण कौन सी कोशिका के अंग से होता है? तो इसका नाम होता है यहां पर एक अंग जिसको पेड़ पौधों की कोशिकाओं में लाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं, और जंतुओं की कोशिकाओं में जिसको गोल्जी काय कहा जाता है। तो उस गोल्जी काय के द्वारा, गोल्जी काय, इस गोल्जी काय द्वारा नर के अंदर शुक्राणु पे शीर्ष भाग का निर्माण होता है और शीर्ष पे पाया जाता है एक्रोसोम। एक्रोसोम निषेचन की प्रक्रिया में फर्टिलाइजेशन के अंदर हेल्प करने का काम करता है ना। थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, नोट करते जाओ आप। अगला पॉइंट नोट करो, शुक्राणु निर्माण। शुक्राणु निर्माण, स्पर्म फॉर्मेशन। शुक्राणु के आगे फर्स्ट पॉइंट नोट करो, शुक्राणु स्पर्म। फर्स्ट पॉइंट लिखो, प्रमुख नर जनन संरचना, प्रमुख नर जनन संरचना है। सेकंड पॉइंट, इसके निर्माण की प्रक्रिया, इसके निर्माण की प्रक्रिया को, निर्माण की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। निर्माण की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। थर्ड पॉइंट, शुक्राणु निर्माण में एक स्पर्मेटोसाइट, साथ में नोट करते जाना आप, शुक्राणु निर्माण में एक स्पर्मेटोसाइट, एक स्पर्मेटोसाइट कोशिका से 4 शुक्राणु अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा निर्मित होते हैं। शुक्राणु निर्माण में एक स्पर्मेटोसाइट कोशिका से 4 शुक्राणु अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा निर्मित होते हैं। अगला पॉइंट, शुक्राणु, हाँ 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 हाँ, तो क्या दिक्कत? अच्छा, नहीं आप पूछ रहे हो कि कंफ्यूज कर रहे हो? अच्छा पूछ रहे हो, हाँ तो ठीक है। अपने में कितने गुणसूत्र है और आप करवा रहे हो समसूत्री। सामने से भी कंट्रीब्यूशन कितने का आ गया? 46। दोनों मिलेंगे कितने हो जाएंगे? फिर ऐसा पैदा होगा पहचान नहीं पाओगे। हुलिया चेंज। इसलिए अर्धसूत्री जरूरी है कितने अपने में? करो आधे, कितने हो गए? सामने पार्टी से कितने मिले, कितने हो गए? इसके फोटोकॉपी आएगी। क्या कर रहे हो? लिखो आगे, शुक्राणु अगुणित, अगुणित संरचना है। आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, हैं? बधाई हो। शुक्राणु अगुणित संरचना है।
शुक्राणु अगुणित संरचना है। अगला पॉइंट, शुक्राणु निर्माण के समय, शुक्राणु निर्माण के समय सर्टोली कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं पोषण प्रदान करती है। सर्टोली कोशिकाएं पोषण प्रदान करती हैं। बायोलॉजी कौन पढ़ा था? अमर सा, अनिल जी, हुक्माराम जी? ना ना, 12th कहाँ से करी? हाँ तो मैं वहां पूछ रहा। अच्छा, पणजी। आपका नॉलेज बहुत शानदार है वास्तव में, सलाम आपको। बीएससी हो गई, अभी फाइनल ईयर है। फैकल्टियां हैं? कोई नहीं, तभी ये हो रहा है। आप सबने लिख लिया? वाह यार, क्या बात है। देखो यहाँ पे प्रश्न आता है कि नर जनन संरचना मुख्य कौन है, तो ज्यादातर करके आते हैं कि सर नर के अंदर मुख्य संरचना तो शिशन होती है। पहला ऑप्शन यही दिखता है, बेटे टिक करके आ जाते हैं। गलत है। नर में मुख्य संरचना कौन है? शुक्राणु है। इसके निर्माण की प्रक्रिया को कहते स्पर्मेटोजेनेसिस। मुख्य जो निर्माण की प्रक्रिया है उसको अपन स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। शुक्राणु निर्माण में जो मुख्य कोशिका है उसको कहते हैं स्पर्मेटोसाइट। एक कोशिका से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है और ये समसूत्री विभाजन है जिसमें 1 से 4 बनते हैं। अर्धसूत्री में 1 से 2 बनते हैं। समसूत्री होगा तो 1 से 2 होते हैं, अर्धसूत्री में 104 बनते हैं। और इसमें अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है और इसमें अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया है, उसमें 4 शुक्राणु बनते हैं। ये गुण सूत्रों को आधा कर देता है, इसलिए इसको अपन ने लिखा अगुणित संरचना है। शुक्राणु निर्माण के अंदर जो पोषण प्रदान करती है, जब शुक्राणु निर्मित होते हैं तो उस टाइम पोषण प्रदान करने का काम मुख्य कोशिका करती है, जिसको सर्टोली कोशिका कहते हैं। कई बार इसी सर्टोली कोशिका को नर्स कोशिका के नाम से भी जानते हैं। इसको कहते हैं नर्स सेल, नर्स सेल के नाम से जानते हैं इसको, नर्स कोशिका के नाम से भी जानते हैं। तो ये पॉइंट इसमें पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट आप नोट करो, शुक्राणु की संरचना के अंदर चित्र इसका नोट करो। इसमें 1 मिनट रुक जाओ, इससे संबंधित कुछ पॉइंट है उसको अपन नोट कर लेते हैं। अगला पॉइंट नोट करो, शुक्राणु के शीर्ष पर, शुक्राणु के शीर्ष पर एक्रोसोम, शुक्राणु के शीर्ष पर एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय से होता है। एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय से होता है। एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय से होता है। सेकंड पॉइंट, एक्रोसोम अंडाणु से निषेचन के समय, अंडाणु से निषेचन, अंडाणु से निषेचन के समय स्पर्म लाइसेन, स्पर्म लाइसेन रसायन द्वारा, स्पर्म लाइसेन रसायन द्वारा अंडाणु भित्तियों को, अंडाणु की भित्तियों को विघटित करता है, भित्तियों को विघटित करता है। अगला पॉइंट, शुक्राणु में ऊर्जा स्रोत, शुक्राणु में ऊर्जा स्रोत मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। अगला पॉइंट कहता है शुक्राणु में पूंछ का निर्माण, शुक्राणु में पूंछ का निर्माण, शुक्राणु में पूंछ का निर्माण तारक काय द्वारा होता है। तारक काय द्वारा होता है।
शुक्राणु में पूंछ का निर्माण तारक काय द्वारा होता है। ऊर्जा पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है। नर के अंदर शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है, लेकिन एक शुक्राणु का निर्माण होने में टोटल 72 घंटे का टाइम लगता है। मादाओं के अंदर एक अंडाणु को बनने में 14 दिन का टाइम लगता है, जबकि नर के अंदर एक शुक्राणु बनने में 72 घंटे में कितने हो जाएंगे? 3 दिन। 3 दिनों का टाइम लगता है, जबकि मादा के अंडाणु बनने में टोटल 14 दिन का टाइम लेता है। मादाओं के अंदर अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से 48 और 52 साल के बीच में रुक जाती है। नर के अंदर शुक्राणु निर्माण जीवन पर्यंत चलता है। शुक्राणु बनने की, अंडाणु बनने की जो प्रक्रिया है वो किशोरावस्था के अंदर स्टार्ट होती है, जिसको प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। फर्स्ट टाइम में जब शुक्राणु अंडाणु बनते हैं तो उस प्रक्रिया को प्यूबर्टी के नाम से जाना जाता है। नोट आपने कर लिया यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा है कि शुक्राणु के ऊपर एक्रोसोम पाया जाता है और इसका निर्माण होता है गोल्जी काय द्वारा। एक्रोसोम अंडाणु के निषेचन के समय एक केमिकल छोड़ता है जिसका नाम स्पर्म लाइसिन है, और ये अंडाणु की भित्तियों को तोड़ने का काम करता है। शुक्राणु के अंदर ऊर्जा का जो मेन स्रोत है वो रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देने का काम करता है, जिसमें शुक्राणु गति करते हैं, और इसमें पीछे पूंछ होती है जिसका निर्माण तारक काय के माध्यम से होता है। इसके बाद में अगला पॉइंट नोट आपने कर लिया था। इसके बाद में अगला पॉइंट पूछा जाता है नर जनन तंत्र, जिसमें मुख्य ग्रंथियां पूछी जाती है। नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र को आप देखोगे तो इसमें कौन कौन सी ग्रंथियां हैं? एक तो मुख्य ग्रंथियां दिखाई जाती है। ये नर के अंदर सीसन की संरचना है। आगे का जो पार्ट है इसके ऊपर लास्ट क्लास में लिखा था, इस सर्कम सीकम के नाम से जानते हैं, जिसमें 4 स्किन है उसको कट दिया जाता है। ये इसमें वर्षण की संरचना है, और इस वर्षण के जस्ट ऊपर की तरफ एक ग्रंथि पाई जाती है। देसी में आपने सुना होगा हरणिया ऑपरेशन करते हैं, ऐसा आपने सुना होगा। वो ग्रंथि यहाँ पे पाई जाती है नर में, जिसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट के नाम से जानते हैं। इस वृषण के अंदर की तरफ छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती। अभी जो मैं बना रहा हूं इसका नाम है सर्टोली कोशिका। लिखा था आपने? सर्टोली कोशिका जो शुक्राणुओं को पोषण देने का काम करती है। अंदर की तरफ शुक्राणु छोटी अवस्थाओं में रहते हैं, और जब ये शुक्राणु परिपक्व हो जाते हैं तो यहां आकर के ऊपर स्टोर हो जाते हैं, जिसको कहते हैं अधिवर्षण। अधिवर्षण शुक्राणुओं को जनन क्षमता देता है। फिर यहां से एक नली निकलती है, इस नली का नाम है शुक्र वाहिनी। नर में जब ऑपरेशन होता है तो यहां से चीका देके इस नली को थोड़ा सा बाहर निकाल करके कट या फिर टेम्परेरी कुछ न कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ पे किया जाता है। तो ये यहाँ से चीका दे करके और यहाँ से इसका कट दिया जाता है। ये प्रक्रिया यहाँ पे रहती है। ये जो नली चल रही है इसका नाम है शुक्र वाहिनी। ये शुक्र वाहिनी शुक्राणुओं को लेकर के जैसे ही यहाँ पहुंचती है तो यहाँ पे एक और ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी के बाद ये नली आगे जाकर के खुलती है प्रोस्टेट ग्रंथि में। प्रोस्टेट ग्रंथि से होती हुई फिर बाहर मूत्र मार्ग के रूप में शरीर से बाहर खुलती है। इन दोनों के बीच यहाँ पे मूत्र थैली पाई जाती है, मूत्रा से पाया जाता है, और मूत्राशय के अंदर मूत्र वाहिनियां आकर के जुड़ती है। नर के अंदर मूत्र मार्ग, वीर्य का मार्ग दोनों एक ही भाग में खुलता है, जिसको स्खलन नलिका कहते हैं। ये जो भाग है जहां पे मूत्र मार्ग शुक्र वाहिनी का मार्ग जुड़ता है इसको कहते हैं स्खलन नलिका। स्खलन नलिका इजेक्वेलिटी डक्ट कहते हैं। ये जो पीछे की तरफ ग्रंथि है इस ग्रंथि का नाम है शुक्राशय ग्रंथि। शुक्राशय ग्रंथि। और इस शुक्राशय ग्रंथि से नर के अंदर सीमेन का निर्माण होता है। सीमेन, सीमेन का मतलब वीर्य होता है, और इस वीर्य का परीक्षाओं के अंदर एक तो पीएच मान पूछते हैं। नर के अंदर मादाओं के अंदर दोनों में जो सीमेन है उसका पीएच मान इक्वल रहता है, और इसका पीएच मान होता है 7.4।
नर के अंदर, मादा के अंदर इसका पीएच मान बराबर रहता है। यहां जो पीएच मान के साथ में जो ग्रंथि शुक्राशय है, इससे 75% वीर्य का निर्माण होता है, 75%। आगे की तरफ जो ग्रंथि है इसका नाम प्रोस्टेट ग्रंथि है, इससे भी वीर्य का निर्माण होता है, लेकिन इसकी मात्रा केवल 25% होती है। एक प्रश्न आता है कि वीर्य का माध्यम कैसा होता है, अम्लीय या क्षारीय, ऐसा करके इसका माध्यम पूछा जाता है। तो ये माध्यम हल्का क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय माध्यम रहता है। दो तो इसमें ग्रंथियां पूछी जाती है, और ग्रंथियों के साथ में ये जो वृषण है, इसमें जो बाहर का आवरण है, इस बाहर के आवरण को कहते हैं स्क्रोटम, स्क्रोटम के नाम से जानते हैं। अंदर छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है जिसको सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। अभी जस्ट आपने लिखा, जब शुक्राणु बनते हैं तो उसको पोषण देने का काम सर्टोली कोशिकाएं करती है। जनन की प्रक्रिया जब होती है तो शुक्राणुओं को जनन क्षमता देने का काम जो भाग करता है उसको कहते हैं अधिवर्षण। अधिवर्षण, ये अधिवर्षण शुक्राणु को जनन क्षमता देता है, शुक्राणु को जनन क्षमता, शुक्राणु को जनन क्षमता प्रदान करने का काम करता है। अभी जैसा कि मैंने बताया, ये जो नली चल रही है, इस नली का नाम है शुक्र वाहिनी। इस नली का नाम शुक्र वाहिनी है, शुक्र वाहिनी, या इसको वासा डिफरेंस के नाम से जानते हैं। नर में जब नसबंदी की प्रक्रिया होती है तो नर में नसबंदी के टाइम ये जो नली दिख रही है, ये वाली नली, इस नली को काट करके और हटा देते हैं। और नर में इस नली को जब काट करके हटाया जाता है, इस नली को काट करके हटाया जाता है, यानी कि नर में जब नसबंदी होती है, नर में नसबंदी, तो नर में नसबंदी की प्रक्रिया को कहते हैं वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी के नाम से जानते हैं। मादाओं में नसबंदी की प्रक्रिया होती तो उसके लिए थोड़ा अलग नाम चलता है, लेकिन नर में इस प्रक्रिया को कहते हैं वैसेक्टोमी। और ये जो पूरा सिस्टम है, इस पे प्रश्न बहुत पूछते हैं। इसमें परसेंटेज पूछा जाता है, सीमेन कितने परसेंटेज होता है। एक चीज आपने और देखी होगी, गायों में, पशुओं में आपने देखा होगा, गांवों में जब कोई पशु हिटिंग फेज में होता तो आप लोग डॉक्टर को फोन करते हो, और वो आता है, उसके पास में अलग अलग सैंपल होते हैं, फिर आपसे पूछता है कि कौन सा सैंपल यूज करना है। फिर उसके पास में बड़ा सा ढोलक होता है, उसका ढकना जैसे ही वो खोलता है, वीर्य लेकर के आता है, उसके पास में अलग अलग होते हैं। ढकना जैसे ही खोलता है, उस बड़े पात्र में से सफेद धुएं बाहर निकलते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। पूछना उनको कि ये क्या है, उसके अंदर यस, उसमें लिक्विड नाइट्रोजन होती है। वीर्य को कृत्रिम रूप से सुरक्षित रखने के लिए किस पदार्थ को किस टेम्परेचर पर यूज करते हैं, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो कृत्रिम रूप से जब वीर्य को सुरक्षित करना होता है तो वहां पर द्रव नाइट्रोजन का यूज लेते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन। अभी रिसेंटली परीक्षा में प्रश्न आया था कि द्रव नाइट्रोजन का ताप कितना होता है, -197। वेरी गुड। उसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड, थोड़ा सा ज्यादा हो गया आपके, है ना, -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। ये एक एग्जैक्ट ताप है, और ये किसका ताप है, द्रव नाइट्रोजन का, जिसमें वीर्य को कृत्रिम रूप से सुरक्षित रखा जाता है। तो ये कुछ पॉइंट इसमें पूछे जाते हैं। अच्छा, वीर्य को कृत्रिम रूप से जब सुरक्षित रखते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं। ये कुछ पॉइंट इसमें पूछे जाते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों ने नोट कर ली है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, नर जनन तंत्र। है नहीं, मैं चीजें नोट करवा रहा हूं, फिर आप नोट करोगे। लिखो आगे, नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में फर्स्ट पॉइंट नोट करो। फर्स्ट पॉइंट के अंदर आप नोट करो, लिखो नर में वीर्य निर्माण, नर में वीर्य निर्माण, नर में वीर्य निर्माण शुक्राशय ग्रंथि, नर में वीर्य निर्माण शुक्राशय ग्रंथि, कोष्टक में लिखो 75%, शुक्राशय ग्रंथि 75%, तथा प्रोस्टेट ग्रंथि, तथा प्रोस्टेट ग्रंथि कोष्टक 25%, प्रोस्टेट ग्रंथि
25%। आगे कुछ नहीं लिखना, आप समझ गए होंगे। वीर्य निर्माण की प्रक्रिया इधर होती है 75, इधर की तरफ होती है 25%। अगली लाइन में लिखो, वीर्य का पीएच मान, वीर्य का पीएच मान 7.4, पीएच मान 7.4, हल्का क्षारीय। पीएच मान 7.4, वीक बेस, हल्का क्षारीय, हल्का क्षारीय। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जब नर के अंदर वीर्य है तो इस वीर्य के अंदर पोषक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है फ्रक्टोज। पोषक तत्व फ्रक्टोज पाया जाता है। लिखो आगे, वीर्य में मुख्य पोषक तत्व, वीर्य में मुख्य पोषक तत्व बराबर फ्रक्टोज, मुख्य पोषक तत्व बराबर फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, एक लाइन छोड़ के आगे नोट करो, कृत्रिम रूप से वीर्य को सुरक्षित रखने हेतु द्रव नाइट्रोजन कोष्टक में लिखो -196 डिग्री सेल्सियस, द्रव नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस का उपयोग किया जाता है, -196 डिग्री सेल्सियस का उपयोग किया जाता है, जिसे क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, जिसे क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, जिसे क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में नोट करो, शुक्राणुओं को अधिवृषण, शुक्राणुओं को अधिवृषण जनन क्षमता प्रदान करता है, अधिवृषण जनन क्षमता प्रदान करता है, अधिवृषण जनन क्षमता प्रदान करता है। एक लाइन छोड़ के आगे नोट करो, नर में नसबंदी, नर में नसबंदी के समय, नर में नसबंदी के समय शुक्रवाहिनी, नर में नसबंदी के समय शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी को अवरुद्ध कर देते हैं, शुक्रवाहिनी को अवरुद्ध कर देते हैं, जिसे वैसेक्टोमी कहते हैं, अवरुद्ध कर देते हैं, जिसे वैसेक्टोमी कहते हैं, जिसे वैसेक्टोमी कहते हैं, अवरुद्ध कर देते हैं, जिसे वैसेक्टोमी कहते हैं। ओके, डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आप अगला पॉइंट नोट करो, मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। परीक्षा में पूछने लायक क्या क्या पॉइंट बनते हैं? एक तो प्रश्न, कुछ दिन पहले आपने एक पॉइंट नोट किया था, नारी विकास हार्मोन, नारी विकास हार्मोन, जिसमें आपने लिखा था ऑक्सीटोसिन। आया था किसी दिन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। मादाओं के अंदर हार्मोन छोड़ने का काम मुख्य रूप से जो अंग करता है उसका नाम है अंडाशय। मादाओं में जो हार्मोन बनते हैं, जिस अंग से बनते हैं, उस अंग का नाम है अंडाशय। इसको मादाओं के अंदर प्रमुख जनन ग्रंथि कहते हैं। मादाओं के अंदर प्रमुख जनन ग्रंथि में नाम आता है अंडाशय। नर के अंदर जैसे शुक्राणु हैं, वैसे के वैसे मादाओं में अंडाणु पाया जाता है। तो इस अंडाशय से एक संरचना बनती है जिसका नाम अंडाणु, और ये अंडाणु मादा जनन संरचना है। मादा जनन संरचना, मादा जनन अगर ग्रंथि पूछे तो नाम रहेगा अंडाशय, और मादा जनन संरचना पूछे तो नाम रहेगा।
अंडाणु बनने की प्रक्रिया को oogenesis कहते हैं, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया, अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया, अंडाणु निर्माण की जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को कहते हैं oogenesis। oogenesis के नाम से जानते हैं, जिसमें अंडाणुओं का निर्माण होता है। अगला पॉइंट इसमें आता है, जैसे अपन ने देखा था कि एक अगर स्पर्मेटोसाइट कोशिका है, स्पर्मेटोसाइट कोशिका है, तो एक स्पर्मेटोसाइट कोशिका से जो स्पर्म बनते हैं, जो शुक्राणु बनते हैं, उनकी संख्या 4 होती है। तो मादाओं में उसी टाइप में प्रमुख ग्रंथि होती है जिसको कहते हैं oogonia, और इस oogonia में अगर एक कोशिका है तो उधर से अंडाणु बनेंगे, और अंडाणुओं की संख्या भी एक ही होती है ना। तो इसमें एक होती है, बाकी 3 कोशिकाएं मृत हो जाती है, जिसको पोलर बॉडी के नाम से जानते हैं। तो इधर से 3 पोलर बॉडी का निर्माण होता है। हिंदी इंग्लिश में एक ही लिखा जाता है। 3 इसमें पोलर बॉडी बनती है और एक इसमें मुख्य सक्रिय कोशिका के रूप में अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु की निर्माण की प्रक्रिया जो चलती है वो लगभग 12 दिन में कंप्लीट होती है और 14 दिन इसका फॉर्मेशन प्रोसेस चलता है, जबकि नर में बनने की प्रक्रिया 72 आवर्स के अंदर कंप्लीट हो जाती है। तो मादाओं के अंदर अंडाणु निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसमें जीवन में प्रथम बार जब अंडा बनता है, जीवन में प्रथम बार जब अंडाणु निर्माण होता है, प्रथम बार अंडाणु निर्माण, और प्रथम बार जब अंडाणु निर्माण जीवन में पहली बार होता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं, फर्स्ट टाइम होता है तो इसको नाम देते हैं मीनार्क। हिंदी में इसको नाम देता है, लेकिन इंग्लिश में पूछा जाए शब्द, इसको हिंदी में कहते हैं रजो दर्शन के नाम से जानते हैं। और प्राकृतिक रूप से अंडाणु निर्माण जब जीवन में अंतिम बार होता है, अंडाणु निर्माण जीवन में अंतिम बार, मादाओं के अंदर मोस्टली 48 से 52 की उम्र में ये अंडे बनने लगभग बंद हो जाती है। तो इस प्रक्रिया में अंतिम बार जब अंडाणु बनता है तो इस प्रक्रिया को नाम दिया जाता है, इस प्रक्रिया को नाम देते हैं मीनोपॉज। अंतिम बार अंडाणु बनते हैं तो इस प्रक्रिया को मीनोपॉज कहते हैं। फर्स्ट बार जब अंडा बनता है तो इस प्रक्रिया को मीनार्क के नाम से जानते हैं। पशुओं में आपने देखा होगा अंडाणु निर्माण एक किसी न किसी ऋतु में होता है। मनुष्य में यह प्रक्रिया हर माह चलती रहती है। पशुओं में जब अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया एक विशेष ऋतु में होती है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं मध्य चक्र। मानव में यह प्रक्रिया हर माह चलती है, इस प्रक्रिया को कहते हैं रज चक्र। पशुओं में मध्य चक्र, मनुष्य में रज चक्र, इसके अलग अलग नाम आते हैं। अंडाणु निर्माण अगर ये प्रति माह होता है, अंडाणु निर्माण प्रति माह, तो इसको कहते हैं रज चक्र। और ये रज चक्र पाया जाता है प्राइमेट्स में। हिंदी में बोले तो मनुष्य के अंदर ये प्रक्रिया पाई जाती है, और मनुष्य में अंडाणु निर्माण शॉर्ट डिस्टेंस में होता है जिसको रज चक्र कहते हैं। अगर अंडाणु का निर्माण, अंडाणु निर्माण विशेष ऋतु में होता है, विशेष ऋतु में, हमेशा नहीं होता है, विशेष ऋतु में होता है, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं मध्य चक्र, या इसको कहते हैं एस्ट्रस साइकिल। एस्ट्रस साइकिल के नाम से जानते हैं। जबकि ये जो रज चक्र है इसको कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो ये प्रक्रिया मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, जबकि पशुओं में जो प्रक्रिया होती है उसको एस्ट्रस साइकिल के नाम से जानते हैं। ये इसमें कंपेयर करके प्रश्न आता है। मादाओं के अंदर 2 हार्मोन निकलते हैं, एक हार्मोन का नाम होता है एस्ट्रोजन और दूसरे का नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन। ये भी यहाँ पे हेलो अभी भी कार्यक्रम वैसा ही है या कुछ शांत हुआ है? शांत हो गया? साइंस इज अ आर्ट ऑफ लाइफ, न कि पार्ट ऑफ लाइफ। देखो, मादाओं के अंदर अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया उम्र से स्टार्ट हो जाती है, 52 के अंदर नेचुरली बंद हो जाती है। प्रत्येक माह एक अंडा बनता है, लेकिन ये अंडा हमेशा अल्टरनेट सीक्वेंस में बनता है। हिंदी में बोला तो एकांतर क्रम में। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2 अंडे हैं
अंडाणु बनने की प्रक्रिया एकांतर क्रम में चलती रहती है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हर माह जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है वो हमेशा एकांतर क्रम में होता है। कई बार अगर हार्मोन का बैलेंस थोड़ा सा अगर डिस्टरबेंस हो जाता है, बारी तो है इस बार अंडाणु ये बनेगा, लेकिन इधर तो बनता ही बनता है, इधर वाला थोड़ा डिस्टरबेंस होते हैं, दोनों एक साथ अंडे बन जाते हैं, तो निषेचन होता है, तो दो बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हार्मोन डिसबैलेंसमेंट के कारण होता है ना। अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया एकांतर में होती है, लेकिन एकांतर अगर क्रम टूट जाता है तो ये पैदा हो जाते हैं, फिर दो क्या ज्यादा भी हो जाते हैं, तो ये प्रोसेस में चलता है। नोट करो, इसको नोट करते हैं, फिर अपन आगे चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप नोट करो, मादा जनन तंत्र में फर्स्ट पॉइंट, प्रमुख जनन ग्रंथि, प्रमुख जनन ग्रंथि, प्रमुख जनन ग्रंथि बराबर अंडाशय, अगला पॉइंट नोट करो, मादा जनन संरचना, मादा जनन संरचना बराबर, मादा जनन संरचना बराबर अंडाणु, अंडाणु अंग्रेजी इसको कहते हैं ओवम, अंडाणु ओवम। अगला पॉइंट नोट करो, अंडाणु निर्माण प्रक्रिया, अंडाणु निर्माण प्रक्रिया को oogenesis कहते हैं, अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को oogenesis कहते हैं, अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को oogenesis कहते हैं, अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को oogenesis कहते हैं। अगला पॉइंट नोट करो, एक oogonia, एक oogonia कोशिका से, एक oogonia कोशिका से एक अंडाणु, एक oogonia कोशिका से एक अंडाणु तथा तीन ध्रुवीय कोशिका, तीन ध्रुवीय कोशिका, तीन ध्रुवीय कोशिका, कोष्टक में लिखो पोलर बॉडी, तीन ध्रुवीय कोशिका पोलर बॉडी का निर्माण होता है, तीन ध्रुवीय कोशिका पोलर बॉडी का निर्माण होता है। नेक्स्ट, मादा में अंडाणु निर्माण, मादा में अंडाणु निर्माण एकांतर क्रम में, मादा में अंडाणु निर्माण एकांतर क्रम में प्रति माह होता है, अंडाणु निर्माण एकांतर क्रम में प्रति माह होता है, जिसे जिसे रज चक्र, रज चक्र कहते हैं, जिसे रज चक्र मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। अगला पॉइंट, जीवन में प्रथम बार, जीवन में प्रथम बार अंडाणु निर्माण, जीवन में प्रथम बार अंडाणु निर्माण को रजो दर्शन, प्रथम बार अंडाणु निर्माण को रजो दर्शन कोष्ठक मीनार्क कहते हैं, MENARCH, मीनार्क कहते हैं। प्रथम बार अंडाणु निर्माण को रजो दर्शन मीनार्क कहते हैं। नेक्स्ट, जीवन काल में अंतिम बार, जीवन काल में अंतिम बार अंडाणु निर्माण, जीवन काल में अंतिम बार अंडाणु निर्माण, अंडाणु निर्माण को रजो निवृत्ति, अंतिम बार अंडाणु निर्माण को रजो निवृत्ति, रजो निवृत्ति
कोष्टक में लिखोगे मीनोपॉज कहते हैं। रजो निवृत्ति मीनोपॉज कहते हैं। रजो निवृत्ति मीनोपॉज कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखो पशुओं में अंडाणु निर्माण, पशुओं में अंडाणु निर्माण विशेष ऋतु में होता है। पशुओं में अंडाणु निर्माण विशेष ऋतु में होता है, जिसे मध्य चक्र एस्ट्रस साइकिल कहते हैं। जिसे मध्य चक्र कहते हैं, मध्य चक्र कहते हैं। ये चीजें आपने मोस्टली नोट कर ली है। अगला पॉइंट आप नोट करो, अंडाणु की संरचना। अंडाणु की संरचना ये मादा जनन तंत्र, जिसमें अभी जो मैं भाग बना रहा हूं, इस भाग का नाम है गर्भाशय। ये गर्भाशय की जो झिल्लियां हैं, इन झिल्लियों को कहते हैं एंडोमेट्रियम। इधर की तरफ जो झिल्लियां हैं, इन झिल्लियों का नाम है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। इधर की तरफ दोनों संरचनाएं, जिसका नाम है अंडाशय। ये पूरा भाग वेजाइना योनि कहलाता है। इसके साइड में ग्रंथि पाई जाती है, जिसका नाम है बर्थोनील ग्रंथि। इस गर्भाशय का ऊपर का जो भाग है, इस ऊपर के भाग को कहते हैं फंडस भाग। ये जो ऊपर का भाग, इस भाग को फंडस भाग के नाम से जानते हैं। फंडस भाग के नाम से जानते हैं। जब बच्चा मां के गर्भ में होता है, यहां मान लो यहां पे बच्चा है, और ये बच्चा जब मां के गर्भ में होता है, तो गर्भ में इसकी नाभि फंडस भाग के बीच में एक संरचना जुड़ती है, और इस संरचना को नाम देते हैं अपरा। अंग्रेजी इसको कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा। पटवार में CET 10+2 में दोनों में अभी प्रश्न आया, इस प्लेसेंटा से कौन सा हार्मोन छोड़ा जाता है, जिससे गर्भावधि परीक्षण होता है। प्रेगनेंसी जैसे स्टार्ट हो जाती है, तो यहां से एक हार्मोन छोड़ा जाता है, जिसका नाम है HCG, और इस HCG से प्रेगनेंसी को टेस्ट किया जाता है। एक तो ये पूछा जाता है, अपरा अंदर बच्चा, ऊपर मां का गर्भाशय, ये आपस में सिस्टम जुड़े हुए हैं। इसको प्रोटेक्ट करने का काम मादा में हार्मोन करता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन इसको लगातार बचा के रखता है। कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जिसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन थोड़ा सा अगर डिसबैलेंस हो जाए, तो ये अपरा अंदर सूख जाती है। अपरा सूखती है तो फिर बच्चा अंदर ही अपने जगह से डिस्प्लेस होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये अपरा को बहुत अच्छा प्रोटेक्ट करके रखने का काम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन करता है। अंदर की तरफ ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है, इस पूरी प्रक्रिया के अंदर जो साइड के दो भाग है, इन दोनों साइड के भागों को कहते हैं अंडाशय, या इसको कहा जाता है ओवेरी। इसको ओवरी के नाम से जानते हैं। इस ओवरी में, इस अंडाशय के अंदर प्रत्येक माह एक अंडे का निर्माण होता है। प्रत्येक माह एक एग का फॉर्मेशन होता है, और अंडे के निर्माण की प्रक्रिया हमेशा अल्टरनेट क्रम में चलती है, एकांतर क्रम में चलती है। और अंडाणु, शुक्राणु, मान लो ये यहाँ पे अंडाणु बन गया, और निषेचन के टाइम यहां से शुक्राणु पहुंचते हैं, इधर से अंडाणु है, ये अंडाणु यहां से निकल करके यहां आकर के बैठ जाता है। शुक्राणु इधर से गति करते हुए आधे इधर पहुंचते हैं, आधे इधर पहुंचते हैं, लेकिन अपने को पता है एक बार में अंडा एक बनता है। इधर वाले शुक्राणु जाते हैं, लेकिन निषेचन नहीं हो पाता है। इधर वाले शुक्राणु जाते हैं, सामने अंडाणु बैठा है, दोनों यहां पर मिलते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन। प्रश्न आता है, मादा के किस भाग में निषेचन की प्रक्रिया होती है?
तो जहां पे निषेचन हो रहा है इस भाग का नाम है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। फैलोपियन ट्यूब का जो ये क्षेत्र है जहां पे शुक्राणु अंडाणु मिल रही है, जहां पे निषेचन हो रहा है, इस भाग को कहते हैं एम्पुला। एम्पुला जो निषेचन का क्षेत्र है वो तो है फैलोपियन, और फैलोपियन का भी एक विशेष क्षेत्र जहां पे इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो रहा है उस भाग को कहते हैं एम्पुला के नाम से जानते हैं। मादाओं में जब नसबंदी करते हैं तब इस नली को काट देते हैं, इसका नाम है अंडवाहिनी। इस नली का नाम है अंडवाहिनी। इधर से शुक्राणु अंडाणु मिल नहीं पाते, इस नली को यहां से काट देते, काट दे कई बार इसको खींच करके ऐसे ब्लॉक करके फिर बीच में से बांध देते हैं। तो ये टेम्परेरी भी होता है, काटते हैं तो परमानेंट नसबंदी भी होती है। मादाओं के अंदर नसबंदी की जो प्रक्रिया है इसको कहा जाता है वैसेक्टोमी। मादाओं के अंदर नर के अंदर दोनों में अलग अलग नाम रहता है। जो वैसेक्टोमी की प्रक्रिया है वो नर में होती है, और मादाओं में जो प्रक्रिया है उसमें काट के बांध देते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार ऑपरेशन की प्रक्रिया जब नहीं होती है तो ये जो भाग रहता है, ये भाग जिसको बच्चेदानी का मुख कहते हैं, या इस संरचना को कहते हैं सर्विक्स, या इस संरचना को कहते हैं ग्रीवा भाग। इस ग्रीवा भाग में या इस सर्विक्स भाग के अंदर एक संरचना लगाई जाती है कॉपर टी। और ये कॉपर धातु एक ऐसी धातु है जो अंदर से यहां से गुजरने वाले सारे शुक्राणुओं को इनएक्टिव कर देती है। एक भी शुक्राणु अंडाणु के साथ फर्टिलाइज हो ही नहीं पाता, उसकी टोटल जो पोटेंशियल है वो कंप्लीट यहां से खत्म हो जाता है। अभी रिसेंटली एक प्रश्न था, खूब सारी ऐसी कुछ पिल्स है, खूब सारी ऐसी गोलियां हैं जिसमें भारत के अंदर नेशनल सेंटर ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ है वहां से एक गोली का निर्माण हुआ जिसका नाम है सहेली। और ये जो सहेली गोली है, इस गोली को खाने से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता, फिर लगातार जो मादाओं के अंदर मेस्ट्रोजन साइकिल है वो आने बंदी हो जाते हैं, तो निषेचन की प्रक्रिया भी नहीं हो पाती है। ये सब इसमें गर्भ अनुरक्षण में पूछा जाता है। शायद पिछले कांस्टेबल में प्रश्न था कि मादाओं के अंदर परिवार नियोजन की प्रक्रिया, इससे रिलेटेड प्रश्न था। वो प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ है वो भारत के अंदर 1971 के बाद में स्टार्ट है, जिसमें आप लोग पढ़ते हो MTP, कांस्टेबल में पढ़ते हो उसमें MTP, जिसका कंप्लीट नेम होता है मेडिसिनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अंदर जो भ्रूण है उसको निषेचन से 3 महीने के भीतर आप इसको यहां से डायग्नोस्ट भी करवा सकते हो, उस प्रक्रिया को कहते हैं MTP। और ये प्रश्न रिसेंटली आया था कि भारत सरकार ने इसको कब मान्यता दी है, तो ये मान्यता दी थी 1971 के अंदर, ताकि भारत के अंदर पूरा परिवार जो नियोजन है वो जनसंख्या के अंदर ओवर पॉपुलेशन नहीं हो, तो इसको कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। ओवर कंट्रोल करने के लिए एक तो इसमें कॉपर टी यूज करते हैं। कॉपर टी के साथ में ये भारत की एक नामी संस्थान है जिसका नाम है नेशनल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, और वहां से एक सहेली, और सहेली के साथ में एक और पिल्स आती है जिसका नाम है माला डी। इन दोनों पिल्स का गोलियों का उपयोग भी करते हैं, जैसे ये प्रक्रिया रुक जाती है। प्लेसेंटा से हार्मोन छोड़ा जाता है HCG, जिससे गर्भावधि परीक्षण होता है। इसी प्लेसेंटा से हार्मोन निकलता है रिलैक्सिन, और इस रिलैक्सिन हार्मोन के कारण जब बच्चा गर्भ के अंदर 288 दिन कंप्लीट कर लेता है, 9 माह कंप्लीट कर लेता है, तो उसके बाद में जब जनन होता है तो इस सर्विक्स को, ग्रीवा भाग को खोलने का काम करता है वो इस प्लेसेंटा से हार्मोन छोड़ा जाता है रिलैक्सिन। तो रिलैक्सिन हार्मोन के कारण ये प्रक्रिया होती है ना। थोड़ा सा आप लोग नोट कर लो, हेडिंग आपने क्या ना, पहले आपने सारा कुछ नोट कर रखा था, उसके बाद में आगे चलो आप। हाँ, अंडाणु की संरचना, और अंडाणु की संरचना के अंदर आप नोट करो अंडाणु की संरचना, अंडाणु के अंदर नोट करो मादा में निषेचन की प्रक्रिया, मादा में निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में होती है। निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में होती है। अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में होती है। थोड़ा सा ऊपर आप अंडाणु की संरचना नोट कर रहे हो, तो अंडाणु की संरचना के अंदर शुक्राणु अंडाणु दोनों साथ में चलते हैं। शुक्राणु अंडाणु, इनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है,
अगर डबल होती तो अपन लिखते 2n, लेकिन अभी 2n नहीं है, गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी है। शुक्राणु के अंदर गुणसूत्र 23, अंडाणु में गुणसूत्र, और जैसे ही दोनों का निषेचन होता है, होता कहां पे निषेचन? एम्पुला में। और जब निषेचन होता है तो निषेचन होने पर 23 गुणसूत्र आपस में मिलकर के 46 गुणसूत्र की एक संरचना बनाते हैं जिसका नाम है युग्मनज। युग्मनज साइकोलॉजी में अभी प्रश्न था, इसके L1 में प्रश्न था, हर सजीव की मूलभूत संरचना, जितने भी अपना जो मूल उद्भव स्टार्ट हुआ है वो इस कोशिका से हुआ है। अपन सब शुरुआत में एक कोशिकीय जीव थे और एक कोशिका जो बनती है उसका नाम युग्मनज है। और इस युग्मनज के बाद में इसमें कोशिका विभाजन होता है समसूत्री, और समसूत्री कोशिका विभाजन जब होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन और समसूत्री कोशिका के बाद में अंगों का निर्माण होता है। धीरे धीरे अंग निर्माण होते हैं। अंग निर्माण की जो प्रक्रिया है इसको कहते हैं क्लीवेज। क्लीवेज, या इसको हिंदी में कहते हैं विदलन। अंग निर्माण की प्रक्रिया होती है। अंग निर्माण के बाद में शिशु का निर्माण होता है और शिशु के बाद में इसका जन्म हो जाता है। जन्म की प्रक्रिया को आसान बनाने का काम एक हार्मोन करता है जिसका निर्माण होता है अपरा से, और इस अपरा से छोड़े जाने वाले हार्मोन का नाम रिलैक्सिन है। रिलैक्सिन करता है। अभी जस्ट आपने लिखा था कि अपरा से एक हार्मोन और छोड़ा जाता है जिसका नाम HCG है, और इस HCG के माध्यम से गर्भावधि परीक्षण होता है। गर्भावधि परीक्षण जो प्रेगनेंसी है उसको टेस्ट करने के लिए हार्मोन छोड़ा जाता है जिसको प्रेगा टेस्ट में काम में लेते हैं। HCG ह्यूमन कोरियो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट आप नोट करो, शुक्राणु अंडाणु से लेकर के और इस जनन की प्रक्रिया तो एज इट इज नोट करो इसको।